उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज पीसीएस मंत्रा का टेस्ट लेके आए हैं और टेस्ट नंबर ये 8 है। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट है और इनके टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। आपके पास जब समय था तब करने चाहिए थे, आगे जब ज़रूरत पड़े तो इनके टेस्ट जरूर करिए क्योंकि ये बहुत अच्छे टेस्ट बनाते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन मानव पूंजी का स्रोत है? कह रहा है मानव पूंजी के स्रोत इसमें कौन कौन से हैं? शिक्षा में निवेश, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, टीकाकरण। तो यहाँ पे सब तीनों, शिक्षा में निवेश, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और टीकाकरण, ये क्या है? मानव पूंजी के स्रोत हैं। सूक्ष्मता से देखेंगे तो शिक्षा में निवेश तो सीधे सीधे जो मानव पूंजी का स्रोत है, क्योंकि निवेश करेगा तो जो उससे क्या होगा, उससे उसको आमदनी भी बाद में होगी। अच्छा, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ये अभी तो आपको निवेश यानी कि ये वे लग रहा होगा, लेकिन ये वे भी क्या होता है? मानव पूंजी का स्रोत ही मान लिए जाते हैं टीकाकरण और ये। ठीक है, क्योंकि ये किसी का तो वे है और किसी का क्या होगा, किसी का स्रोत होगा। तो इसलिए ये यहाँ पे डी वाला हमारा आंसर सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे गैर मजदूरी आय में शामिल किया जाता है? ध्यान रखना, गैर मजदूरी आय में शामिल किया जाता है। देखिए, मकान के किराए से प्राप्त आय, तो आप मजदूरी तो करने कहीं गए नहीं, तो ये सही बात है कि नहीं? ब्याज से प्राप्त आय, इसमें भी आपने मजदूरी नहीं किया। लाभ से प्राप्त आय, इसमें भी आपने मजदूरी नहीं किया। तो ये तीनों क्या हो गए? ये उपरोक्त सभी गैर मजदूरी आय में शामिल कर लिए जाते हैं। देखिए क्या होता है कि जो भी आय यानी कि ऐसी आय जो किसी व्यक्ति को उसके वेतन से अतिरिक्त प्राप्त होती है, उसे गैर मजदूरी कहते हैं। ठीक ना, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ती है? ध्यान रखना, मांग निश्चित रूप से बढ़ती है। यहाँ पे इसके नीचे ऑप्शन है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से नहीं, जरूरी नहीं है कि निश्चित रूप से बढ़े, है ना। प्रति व्यक्ति मुद्रास्फीति में वृद्धि होने से नहीं, जरूरी नहीं है कि जो बढ़े। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है 100% मांग बढ़ेगी। ठीक ना, तो यहाँ पे सटीक आंसर क्या है? सी वाला 3। प्रति व्यक्ति, देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होने पर मांग में आवश्यक वृद्धि होती ही होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी प्रथम अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, उनके अनुसार भारत में वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी थी? हालांकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है, इसका आंसर आप सब लोग जानते होंगे कि 20 रुपये थी, लेकिन जो बाकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जैसे क्या दादा भाई नौरोजी ने लगाया था सर्वप्रथम, कब लगाया था? 1868 में लगाया था। तो ये दो जो डाटा हैं ये मोस्ट हैं इसके लिए। ठीक है, बात समझ में आई? बाकी जो क्या था आंसर इसका? 20 रुपया था। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलापों में शामिल किया जाता है? ध्यान रखना, गैर कृषि उत्पादक, खाद्य प्रसंस्करण, लघु विनिर्माण, भूमि एवं सिंचाई। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलाप में शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखना, लघु विनिर्माण भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन भूमि और सिंचाई तो डायरेक्ट ही कृषि उत्पाद के अंतर्गत आ जाएगी। हालांकि इनका भी रॉ मटेरियल कृषि से ही आएगा, लेकिन क्या है, उत्पादक के रूप में देखेंगे तो ये गैर कृषि उत्पादक भी हैं, है ना। तो ए फर्स्ट और सेकेंड हमारा हो जाता है, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। अन्य अगर इसके उदाहरण देखें गैर कृषि उत्पाद के, तो इसमें शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा, है ना। स्वास्थ्य, इसमें स्वास्थ्य भी हो जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण हमने बता ही दिया। परिवहन हो जाएगा, इसमें परिवहन है, होटल है, बैंकिंग, शॉपिंग, दुकान, ये सब क्या हैं? गैर कृषि उत्पादक हैं। देखिए कहीं ना कहीं पे हर एक चीज़ आके कहाँ पर रुकेगी? कृषि पे ही रुकेगी। रॉ मटेरियल सबका कृषि से ही आएगा, लेकिन वो जो बीच की सीढ़ी है उसको गैर कृषि उत्पादक के रूप में रखते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। इससे छोटे बड़े किसानों के बीच फासला बढ़ा। देखो इसके नीचे यहाँ पे दे रखे हैं, ये ऑप्शन आपको सही करने हैं। देखना, इससे छोटे बड़े किसानों के बीच में फासला बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। देखिए क्या था उस टाइम पे, ये हकीकत है 100% कि जो हरित क्रांति आई थी उसमें जो बड़े किसान थे उनको ज़्यादा फायदा मिला था। किसी कभी जब डिटेल वीडियो लेके आएंगे तब ये जरूर बताएंगे आपको। इससे खाद्यान्न की कीमतों में कमी आई। हाँ बिल्कुल भाई, खाद्यान्न जब ज़्यादा पैदा हुआ उस टाइम तो कमी आई। इसका सर्वाधिक लाभ गेहूं और चावल की फसल को प्राप्त हुआ। हाँ जी बिल्कुल, गेहूं और चावल में ही सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ था। तो ये उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी कथन सही हो जाते हैं। ठीक है, कौन सी सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 4 दे रखी हैं समितियाँ, ये बहुत मोस्ट हो जाता है। आप समितियाँ जरूर याद कर लो
लगभग 15 समितियाँ हैं। कम से कम 6 से 7 कृषि से संबंधित हैं, 6 से 7 बैंक संबंधित हैं और 4 या 5 हैं चुनाव सुधार से। इनमें से जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं, जरूर आप याद कर लो। देखिए, रंगराजन समिति क्या पीएसई से के विनिवेश से संबंधित है? हाँ जी, बिल्कुल संबंधित है। केलकर समिति कर सुधार से संबंधित है? जी बिल्कुल संबंधित है। देखो, केलकर और कर, इनको ध्यान रखना, ऐसे मैंने याद किया है, कर कर, ठीक ना। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से है? बिल्कुल। देखिए, ये कैसे मैंने याद किया है, मल्होत्रा, है ना। ये मल्होत्रा टाइप के लोग क्या होते हैं, थोड़ा बिजनेस मैन टाइप के जो होते हैं, और बीमा वगैरह कौन करता है, बिजनेस मैन वगैरह करते हैं। तो ऐसे याद रखो भाई। देखो, बहुत सारी डाटा है, कैसे याद करोगे, तो कुछ ना कुछ ये सब करना पड़ेगा। इसमें कोई वो बात नहीं कि अरे हाँ ऐसे क्यों याद करूँ, तो ये सब चलता है। नरसिम्हन समिति लघु उद्योग विकास से संबंधित है? नहीं, सबको पता होगा क्या होता है, बैंकिंग विकास से, बैंकिंग विकास से, ठीक है, बैंकिंग विकास से, ध्यान रखना इसको। बढ़ जाते हैं आगे, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कौन से घटक किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? देखिए, कह रहा है कि कौन से इसमें से ऐसे घटक हैं जो उद्योग की स्थिति को तय करते हैं बहुत हद तक, कि ये स्थिति, ये उद्योग यहाँ पे ही लगेगा क्योंकि इसका कारण ये घटक है, क्योंकि ये यहीं पे मिलेगा, ये कहीं बाहर मिल नहीं सकता, या कुछ और। तो देखते हैं भाई, कच्चा माल, ठीक, नीचे इसके कूट दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए, कच्चा माल तो हो ही जाता है। जैसे सोच के देखो कि गन्ना, हमारे क्षेत्र में गन्ना की उपज ज़्यादा है ना, यहाँ पे पश्चिमी यूपी में और यूपी में, ठीक ना। अब कोई व्यक्ति जाके जो है और वहाँ पे जाके अरुणाचल प्रदेश में मिल लगा दे, तो कोई बात ही है क्या, ये जो चल पाएगा? नहीं ना। तो कच्चा माल, यहाँ पे कच्चा माल ज़्यादा है, जहाँ पे कॉटन ज़्यादा जो होता है वहीं सूती मिल लगती हैं। परिवहन भी देखिए, अगर हम लद्दाख में जाके अभी जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे कोई बिजनेस या कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो हमारा जो उतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम कैसे कच्चा माल वहाँ पहुँचाएंगे, कैसे वहाँ से फिर अपना प्रोडक्ट लेके आएंगे। सरकारी नीतियाँ, बिल्कुल, सरकारी नीतियाँ कहीं कहीं की बहुत क्लिष्ट हैं। जैसे अभी 370 लागू होने के पहले, मतलब समाप्त होने के पहले तक जम्मू कश्मीर में कोई भी क्या कहते थे, कोई भी फैक्ट्री वगैरह जो थी लगाना मुश्किल था। क्योंकि वहाँ की नीतियाँ बहुत कठोर टाइप की थी, है ना। वहाँ पे बिजनेसमैन को क्या था, स्वतंत्रता नहीं होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती थी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। बाजार पहुँच, अगर बाजार पहुँच ही नहीं होगा, अगर हम अंडमान में फैक्ट्री लगाएंगे तो बाज़ार में पहुँचाते ही हम उसको 4 गुना उसका कॉस्ट हो जाएगा, तो कौन खरीदेगा। तो ये चारों क्या हैं, ये चारों प्रभावित करते हैं किसी की स्थिति, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। विकासशील देशों में धारणीय मुद्रास्फीति मानी जाती है, तो ये मानी जाती है 5 से 6% तक। ये धारणीय, विकासशील देशों में धारणीय मुद्रास्फीति 5 से 6% तो मानी ही जाती है, ठीक ना। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सब में व्याख्या नहीं करेंगे वरना बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कथनों पर जो विचार करना है, और नीचे इसके कूट दे रखे हैं, ठीक है, नीचे कूट रखे हैं। देखिए, नवपाषाण युग में प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में मिले थे। बिल्कुल, प्रस्तर मतलब पत्थर, ठीक ना, ये मिले थे टोंस, यूपी की टोंस जो नदी घाटी में नवपाषाण युगीन प्रस्तर के उपकरण मिलते हैं। नवपाषाण काल के स्थल आदमगढ़ और बागोर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। देखिए, ये बात तो सही है, लेकिन थोड़ा सा गलत हुआ। यहाँ पे नवपाषाण नहीं, ये पाषाणकालीन स्थल हैं, बागोर और आदमगढ़, ठीक है। अच्छा, नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल का जो स्थल है, ये है मेहरगढ़, ठीक है। और ये भी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ये पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक ना। तो इसलिए हमारा 2 ये वाला गलत हो गया और ये वाला सही हो गया, 1 नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये जो था टोंस नदी घाटी में, ये 1807 में एक व्यक्ति थे लेनमे सुरियर, इन्होंने खोज की थी, इनको मिला था 1807 में, ठीक। तो बात समझ में आ गई। आदमगढ़ और बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन ये पाषाणकालीन है, नवपाषाणकालीन नहीं है। नवपाषाणकालीन कौन है, मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। देखिए, गलत युग्म की पहचान करना है यहाँ पे। सनक संप्रदाय क्या चैतन्य से संबंधित था? बिल्कुल नहीं। कौन थे, चैतन्य तो नहीं थे। कौन थे यहाँ पे भैया, निम्बार्क जी थे, ठीक है, 13वीं शताब्दी में, ठीक है। और इसका अन्य अगर नाम देखो तो सनकादि कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं हंस भी लिखा होता है। हंस संप्रदाय क्या लिखा होता है, हंस संप्रदाय भी लिखा होता है। देखिए, मैं इसको बता दूं, सनकादि, हंस या देवर्षि संप्रदाय आए तो उसके भी निम्बकाचार्य जी ही हैं, ठीक है। आगे बढ़, तो गलत युग में यही हमारा जो गलत था। बाकी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य शामिल, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय माधव जी, बिल्कुल सही बात है। वैष्णव संप्रदाय रामानुजय, ये तीनों सही हैं।
और हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए वाला, यही गलत था। हिंदू धर्म में कुल कितने पुराण हैं? देखिए पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं इसको अब करा रहा हूँ और मैं लगभग 4 या 5 और करा दूंगा, आप लोग कर लेना। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे ही, ठीक है। और अभी वैसे करना क्या है, जब सोते हो ना उस टाइम लगा लो वीडियो, कोई ज़रूरी नहीं हम इसको देखेंगे, सुनते ही रहिए, है ना। या किसी भी टाइम जब आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं उस टाइम ये देख लो, तो आपके पता है 2 बार अगर 2 वीडियो मेरे देखोगे तो 150 क्वेश्चन तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कम से कम 100 क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, तो कितने 250-300 क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार होते हैं। पढ़ जाते हैं आगे। हिंदू धर्म में कुल कितने पुराण हैं? तो सबको पता कितने हैं, 18 पुराण हैं हिंदू धर्म में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा यहाँ पे एक फैक्ट बता दूँ आपको, सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो ये है मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण। और इसी में विष्णु जी के क्या है, विष्णु जी के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसके रचयिता कौन थे? लोमहर्ष और उनके पुत्र, लोमहर्ष के पुत्र भूल गया हूँ मैं, खैर लोमहर्ष याद रखो, लोमहर्ष और उनके पुत्र 2 लोग थे। मत्स्य पुराण, ठीक है। देखिए जैसे जैसे भगवान के अवतार होते गए वैसे वैसे पुराण लिख दो। मत्स्य पहला अवतार क्या था, मत्स्य। अच्छा अगर इसको कभी साइंस से जोड़ के देखो कि भगवान का सब, कुछ लोग कहते हैं अरे ये सब फेंक है, हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ देखो, मैं कहता हूँ चलो फेंक है, लेकिन इसको साइंस से ज़रा जो मिला के देखिए, मत्स्य अवतार ही पहले जो आया है ना, क्योंकि पता है कि पहले जीव कहाँ है, पानी में आए। उसके बाद में जो कौन सा जो है आया, जरा कच्छप है आया कि नहीं देखना, है ना, वाराह आया है, फिर वाम, मतलब मैं क्रम से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप ज़रा इनके 10 अवतारों को एक साथ लिख के देखना, आपको पक्का साइंस में जैसे जैसे प्राणी का जो है उद्भव हुआ है वैसे वैसे आपको सेम मिलेगा, ठीक है। जल में आया, फिर जल और थल दोनों में आया, फिर क्या आया है उसमें कीचड़ वाले में वो वाराह वाला फिर जो आता है, फिर वो छोटा सा मानव आएगा वामन, उससे पहले मानव और सिंह, मतलब वो क्या डेवलप नहीं हो पाया था, बीच का था, है ना। तो इसको देखना ज़रा, बिल्कुल साइंस से आपको मिलता जुलता ही मिलेगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो ईश्वर ही थे, आपको साइंस समझाने की शायद जो प्रयास किया जा रहा हो, है ना। खैर, इन राजवंशों को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार लगाइए। 13 नंबर क्वेश्चन है। शुंग वंश, सातवाहन वंश, लोहार वंश, पुष्यभूत वंश। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वैसे भी जो हिंदू धर्म है जिसको कहते हैं सनातन धर्म, वो बहुत कुछ साइंस से जुड़ा हुआ है, बस उसकी व्याख्या सही से लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत सारी टीका टिप्पणी वहाँ पे कर देते हैं। साइंस से बिल्कुल साइंटिफिक है, बस जो उसके अगर आडंबर हटा दिए जाएँ तो बाकी सब सही है। बढ़ते हैं आगे। इन राजवंशों को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार लगाइए। शुंग वंश है, सातवाहन है, लोहार वंश है और पुष्यभूत वंश है, ठीक है। तो इनका सही क्रम क्या है, देखिए नीचे इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं। शुंग वंश देखिए, तो शुंग वंश था जो 185 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व से और 73 ईसा पूर्व तक रहा है ये, ठीक है। देखिए शुंग वंश, अच्छा इसके संस्थापक तो जो कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य राजवंश के बाद में तुरंत जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था आप लोग कमेंट करिए। उनको मतलब उनसे जो गद्दी छीन के उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी, तुरंत बाद बैठा था ये, ठीक है। और ठीक है 73 तक रहा इनका शासन। इसके बाद में सातवाहन ने जो है ये 60 ईसा पूर्व में स्थापना की थी, ठीक है। इसके कौन थे? इसके थे सिमुख और सातवाहनों ने सीसा के सिक्के चलाए थे। ये इनके बारे में कुछ एक क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है। सातवाहनों का अंतिम शासक एक बार पूछा गया है, सुशर्मन था। कौन था? सुशर्मन, ठीक है। सुशर्मन इनका अंतिम शासक था, ठीक है। अच्छा, और सातवाहन और शुंग के बीच में कौन थे? कण्व। तो कण्व की हत्या करके सातवाहन का जो सिमुख था इसने शासन किया था। तो शुंग और सातवाहन के बीच में कौन थे? कण्व, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है लोहार वंश की। तो लोहार वंश की स्थापना 1003 ईस्वी में देखो लोहार वंश कश्मीर में 3 जो हिंदू वंश थे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कौन कौन थे? कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ठीक है। तो वो 3 में से ये एक है। इसकी स्थापना किसने की थी? संग्राम राज नाम के एक व्यक्ति थे, संग्राम राज ने लोहार वंश की 1003 ईस्वी में की थी। अब बचता है पुष्यभूत वंश। तो ये तो आप सबको पता होगा ना पुष्यभूत के बारे में कुछ, कि ये वर्धन वंश भी इसे कहते हैं और ये 6वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। पुष्यभूत वंश इसको कहते हैं। और इस वंश के सबसे प्रतापी जो राजा थे, इसका जो संस्थापक थे वो शायद नंदवर्धन को मानते हैं। बाकी हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन इसके सबसे प्रतापी शासक थे, हर्षवर्धन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। देखिए तो सबसे नंबर पे 1 नंबर पे आ जाएगा, एक ये आ गया,
एक यहाँ पे, फिर 60वीं ईस्वी वाला 2 आ गया, इसके बाद में 6वीं शताब्दी वाला 4 आ गया, और उसके बाद में 1003 वाला यानी कि 3 आ गया। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। सिकंदर के आक्रमण के समय किस राजवंश की महिलाओं ने सिकंदर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार इसको करवा भी चुके हैं। तो ये अश्वक राजवंश की महिलाएं थी। कौन था? अश्वक। अश्वक एक सीमांत गणराज्य था। कौन सा था? सीमांत था, जिसकी राजधानी थी मतसंग। क्या थी? मतसंग। ठीक है। सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में जो इस राज्य में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मार दिए गए थे। जब पुरुष सैनिक मार दिए गए, इसके पश्चात स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिए। ठीक है। और इनकी राजकुमारी थी, उनका नाम तो भूल गए हैं, उनके नेतृत्व में सिकंदर से युद्ध छेड़ दिया गया था, और सिकंदर ने इस नगर के समस्त स्त्रियों को मौत के घाट जो उतार दिया। निर्मम हत्याएं हुई थी। तो कौन था? अश्वक। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है सप्तमातृका। क्या है सप्तमातृका? तो ये क्या हैं? ये देवियाँ हैं। सप्तमातृका हिंदू धर्म में 7 देवियों का समूह है, जो कि बहुत पूजनीय माना जाता है। इसमें देखो ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, चामुंडा, इंद्राणी ये शामिल हुए हैं, है ना। 7 देवियों का, जैसे कि नवरात्र होते हैं ना, तो 7 होते हैं, कभी कभी 9 होते हैं, तो उन नवरात्रों में 7 देवियों की ही पूजा होती है ना। ठीक है। अच्छा, इसका जिक्र यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि ये जो चालुक्य लोग थे ना, चालुक्य वंशी जो थे, चालुक्य वंशियों के जो लेखों में सप्तमातृका का कई बार जिक्र हुआ है। ठीक है। चालुक्य हैं और कदम्ब वंश जो होता है था ये इनमें। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये चर्चा में है। मौर्यकालीन अधिकारियों व उनसे संबंधित विभागों के गलत युग्मों की पहचान कीजिए। कह रहा कौन इसमें से गलत युग्म है? ठीक है, आइए देखते हैं। नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग होता था, जी बिल्कुल सही बात है। पौतवाध्यक्ष मापतौल का होता था, जी बिल्कुल सही बात है। कुप्याध्यक्ष वनों का, हाँ जी कुप्या वनों का। लक्षणाध्यक्ष खनन, नहीं, लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का। छापा क्या कहेंगे? छापा कहेंगे भैया, छापा खाना का अध्यक्ष होता था, जहाँ पे छपते थे ना अखबार वगैरह या कुछ भी। ठीक ना, या जो अखबार क्या ही होंगे उस टाइम का, मुद्रा वगैरह जो जारी करने का अधिकारी ये होता होगा, मुद्रा वाला। ठीक है, ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक मैं और बता दूं आपको, अकारा अध्यक्ष एक होता था। अकारा अध्यक्ष जो मुझे याद आ रहे हैं, तो जो खनन विभाग का अध्यक्ष था उसे अकारा अध्यक्ष कहते थे, खनन वाला, ये वाला खनन वाला। एक शून्य अध्यक्ष होता था, बूचड़ खानों का। ठीक है, कुप्या हो गया। बहुत सारे बाकी हैं, इनमें 27 जो है तीर्थ थे, 27 अधिकारी थे, 18 मुख्य थे और 27 इनके अंतर्गत काम करते थे। ठीक ना, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सर्वप्रथम संस्कृत में नाटक लिखने का श्रेय किस लेखक को प्राप्त है? देखिए, वात्स्यायन हैं, अश्वघोष हैं, भास हैं और कालिदास हैं। तो कौन? भास जी ने सर्वप्रथम संस्कृत में नाटक लिखने का इनको श्रेय प्राप्त है। इनकी नाटक का नाम था स्वप्नवास वदत्ता। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? देखिए, शतमान, निष्क, दिनार और कौड़ी। तो कौन है? दिनार जो है ये गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी है? दिनार। ध्यान रखना, दिनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। ठीक है। और जो ये कौड़ी है ना, ये भी गुप्तकालीन में चलती थी, काफ़ी समय में गुप्तों में चली है, मौर्य में चली है। ये एक आम जो मुद्रा थी, जिसका दैनिक मतलब दैनिक यूज जो होता था, लेकिन दिनार क्या थी? स्वर्ण मुद्रा थी। ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ठीक है, कहाँ कहाँ किया था? तो कन्नौज और प्रयाग में किया था। ठीक है। हर्ष जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी हो गए थे बाद में। ठीक ना, तो इन्होंने क्या किया? महायान शाखा की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्म और संप्रदायों के आचार्य की एक विशाल सभा बुलवाई। ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ब्राह्मण भी थे, श्रमण भी थे, सैनिक, मतलब हर वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित होते थे। और उनकी अध्यक्षता कौन करता था? ह्वेन-सांग करता थे। ठीक ना। और ये क्या करते थे कि हर 5वें वर्ष यहाँ पे जाके संगम वाले क्षेत्र में और अपना सब कुछ दान कर दिया करते थे। ठीक ना। और इसे कहते थे महामोक्ष। क्या कहते थे? महामोक्ष परिषद। ठीक है, ध्यान रखना, कन्नौज और प्रयागराज में। बढ़ जाते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रही गंभीरी नदी का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? राजस्थान से है। देखिए, गंभीरी नदी का संबंध राजस्थान से है। इसे उटंगन क्या कहते हैं?
नाम इसका भी अलग है, उटंगन नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उटंगन नदी भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों चर्चा में रही कि घाना पश्चिम बिहार जो है, जो राजस्थान का, उसमें क्या है, जलापूर्ति इसी नदी से होती है। ठीक है, ये एक मौसमी नदी है, छोटी सी, इसलिए चर्चा में रही है। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बन गया है गुजरात। मुझे लगता है कि मुझे पीसीएस मंत्रा के सारे टेस्ट करा देने चाहिए। बहुत अच्छे टेस्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का मिल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? दूसरा बन गया गुजरात। अब क्वेश्चन के पहला कौन बना? तो पहला देखिए, पहला कौन बन गया? ये बना था उत्तराखंड। कौन बना था? उत्तराखंड। ये यहाँ पे लिखा भी है, ये पहला था। ठीक ना। दूसरा कौन बन गया? गुजरात। अच्छा बताइए, अभी हमारा तो ये रूल आया है, अभी इसके पहले भी कोई राज्य ऐसा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करता है भारत का? कौन है बताइए ज़रा, कमेंट करिए, देखते हैं आप लोग कितना पकड़ रहे हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डॉल्फिन सफारी वाराणसी में है। जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या बिहार में है। नहीं, अभी आया है इसका। कहाँ है? यूपी में है। राइज ऐप उत्तर प्रदेश सरकार का है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त में से कोई नहीं कह रहा है कि क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये बी वाला हमारा आंसर हो गया। ये वाला सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये यूपी है। ठीक है, और भारत में पहली बार अभी डॉल्फिन गणना जो करवाई गई, तो इस सर्वेक्षण में यूपी में सबसे अधिक डॉल्फिन है। ठीक है, और 2 नंबर पे बिहार में है, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल में है। हाँ, मेरा शांति केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहना कौन सा सत्य नहीं है? नहीं, देखो, जो विश्व शांति केंद्र है, एक सेकेंड, देखिए, ये द्रौपदी मुर्मू जी ने नहीं, इनसे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने किया था, रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक ना, तो ये वाला तो गलत हो गया। ये स्थापना गुरुग्राम में है। जो विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ था। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, और उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। नहीं, देखिए, है तो गोरखपुर में ही, लेकिन एक चीज़ देखो कितना सूक्ष्मता से पूछ रहा है। ये जो परमाणु परियोजना है, ध्यान रखना, जो परमाणु परियोजना वाला गोरखपुर है, ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में भी एक छोटा सा कस्बा है जिसको गोरखपुर कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो कि ये वाला भी गलत हो गया। 1 और 3 हमारा गलत हो गया। ठीक है, हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बिल्कुल, रासीना डाला का आयोजन कहाँ किया गया? 25 वाली को नई दिल्ली में। इस आयोजन का 10वां संस्करण था। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। यह आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसको ORF कहते हैं, काफ़ी फेमस संस्था है, द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बिल्कुल, ये तीनों सही हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो भी मुख्य हो जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। तो ये न्यूजीलैंड के पीएम थे, क्रिस्टोफर लक्सन। कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन। कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के पीएम हैं। और इसका केंद्रीय विषय क्या था? कालचक्र, लोभ, शांति और ग्रह। ये इसका क्या था? इसकी थीम थी, इसका केंद्रीय विषय था। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखते हैं। यह योजना केवल अनुसूचित जातियों के लिए सीमित है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, पहले इसके तो ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन है इसके। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कौन सा सही है, तो ऐसा नहीं, अनुसूचित जातियों के लिए नहीं है। विश्वकर्मा जो योजना है वो मैं बता दूं, जो पता है मुझे, 18 जो है पारंपरिक जो है व्यवसाय हैं, व्यवसाय, ओके, जैसे कि बढ़ई हो गए, इसमें लोहार, दर्जी, कुम्हार, इन सबको पहचान देना और उनको प्रशिक्षण देना और उनको टूल किट प्रदान करना और उसके बाद में उनको कुछ लोन भी प्रदान करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें जाति या क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश में लागू है और कोई भी समुदाय इसका लाभ उठा सकता है, बशर्ते वो क्या है कि इनमें काम कर रहा हो। ठीक है, तो देखिए, तो ये वाला तो गलत हो गया। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जी हाँ, बिल्कुल, आर्थिक भी करना है। इसमें टूल किट, बिल्कुल सही बात है। प्रशिक्षण का प्रावधान है। हाँ जी, बिल्कुल है। यह योजना केवल उत्तर भारत में लागू की गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे देश में है लागू। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 4 तो गलत हो गया। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। कूट मिलान करना है यहाँ पे। देखिए, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एक सेकेंड, हाँ, तो यह कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच, इसके ऑप्शन, तो बिल्कुल विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। सही बात है। फिर कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स व वेल्थ हंगर हेल्थ
तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए इसका कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वह हंगर हेल्थ, ये पूरा यहाँ तक है, ऐसे है, ठीक है, वही मैं कंफ्यूज था। तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्प के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसका ये वाला पार्ट यहाँ लिख गया है। फिर मानव विकास जो रिपोर्ट है ये यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो 1 और 1 2 3 4 यानी कि ये सब सही, ये सही ही सुमेलित थे। बढ़ जाते हैं आगे। हाल ही में यूएई के साथ रुपये दिरहम व्यापार व्यवस्था को मंजूरी दी गई। मतलब दिरहम वहाँ की मुद्रा है, रुपया अपने भारत का है, ठीक है। कारण क्या है? इससे डॉलर निर्भरता कम होगी और व्यापार में लचीलापन आएगा, ठीक है। तो देखिए ये बात तो सही है और सही व्याख्या भी है, ठीक है, दोनों की। क्या कहते हैं कि जैसे कि अगर हम डॉलर में ना करके रुपये में करें तो हमारे लिए आसान तो रहेगा, हमको बार बार जो है कन्वर्ट नहीं कराना पड़ेगा, है ना। तो हम रुपये में करते हैं, आप दिरहम में करिए, जब ज़रूरत होगी तो फिर हम लोग इसके आपस में फिर बदलते रहेंगे। तो बिल्कुल बात सही है, ये वाला सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे। मई 2025 को राष्ट्रीय आयुष मिशन, ठीक है, कॉन्क्लेव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लोनावाला। अब लोनावाला कहाँ है? तो लोनावाला कहाँ है भैया? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, यहाँ पे आयोजित किया गया। अच्छा, इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य था जो पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को मुख्य धारा में से जोड़ना था। मतलब ये क्या है, जो पारंपरिक जो अपने हैं ये अब समाज से कटती जा रही है ना, जैसे कि आयुर्वेद है और बहुत सारी हैं और मुझे याद नहीं आ रही हैं अभी। तो ये क्या है, अब लोग इस पर कम भरोसा कर रहे हैं। तो इसको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए ये एक आयुष मिशन यहाँ पे शुरू किया गया। अच्छा, आयुष का जो फुल फॉर्म है ना, आयुष का जो फुल फॉर्म है, इसी में जितनी पारंपरिक अपनी चिकित्सा प्रणालियाँ हैं ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं आगे। पुलित्जर पुरस्कार 2025 में प्राप्त पुरस्कार के विषय में निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अच्छा देखिए, पुलित्जर के बारे में कह रहा है सही सुमेलित कौन सा नहीं है? लोक सेवा प्रोपब्लिका। अच्छा, तो देखते हैं। खोजी पत्रकारिता स्टाफ ऑफ BBC लंदन, नहीं, खोजी पत्रकारिता जो पुरस्कार है ये स्टाफ ऑफ राइटर्स को प्रदान किया गया है। हाँ, ये तो मुझे याद है, राइटर्स को प्रदान किया गया है, राइटर्स को प्रदान किया गया है, यानी कि ये वाला तो गलत हो गया। तो बाकी सब सही होंगे, एक ही पूछ रहा था। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल सही होगा भाई। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग तो स्टाफ ऑफ वाशिंगटन, ये थोड़ा कठिन हो गया, खैर बढ़ जाते हैं आगे। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, करना है विचार। यहाँ पे नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं और सत्य कथन पूछ भी रहा है। इसका आयोजन जेनेवा के स्विट्जरलैंड में किया गया, जी बिल्कुल सही बात है। 25 के लिए इस कार्यक्रम की थीम थी सभी के लिए एक स्वास्थ्य, नहीं, इसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए विश्व। क्या थी? स्वास्थ्य के लिए विश्व, ठीक ना। तो ये वाला तो गलत हो जाता है, यानी कि एक ही सही है हमारा। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। आहार मित्र। अच्छा, आहार मित्र मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने श्रम विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 मई 25 को हरियाणा श्रम विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया आहार मित्र मोबाइल ऐप, ठीक है। इसका काम क्या होगा? जो निकटतम जो है अटल श्रमिक किसान कैंटीन की लोकेशन सेवा यहाँ पे देगा, सेवा की उपलब्धता जो बताएगा और फीडबैक की भी जानकारी यहाँ पे देगा। हालांकि ये हरियाणा विशेष के लिए ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। कह रहा है सुमेलित है, कौन सा एक सुमेलित है? हाँ, एक ही है यहाँ पे, देखिए। तो पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को। हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को नहीं मनाया जाता है। कब? 30 मई को मनाया जाता है, यानी कि वाला गलत हो गया। विश्व भूख दिवस। तो विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया जाता है, तो ये वाला भी गलत हो गया। और एक ही कह रहा है सुमेलित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये भी 18 मई को मनाया जाता है, यानी ये वाला भी गलत हो गया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। बढ़ जाते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक नक्सल विरोधी अभियान था। पढ़ो इसको, क्या था? यह एक नक्सल, जो बिल्कुल सही बात है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये नक्सल जो विरोधी अभियान है और ये कहाँ चल रहा है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। तो कहाँ चल रहा है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के क्षेत्रों में ये सीमा पर चला जा रहा है। इस अभियान को झारखंड बिहार नहीं, गलत हो गया, यानी कि हमारा सिर्फ एक ही सही, क्योंकि ये कहाँ चल रहा है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर चल रहा है। विश्व
बैंक भूमि सम्मेलन 2025 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, ध्यान रखना, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, इसको नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं और सत्य कथन पूछ रहा है। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था? नहीं, इसका जो आयोजन किया गया, ये किया गया वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, ये भी अमेरिका में ही है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया। इस सम्मेलन में भारत ने कंट्री चैंपियन के रूप में भाग लिया, बिल्कुल भाग लिया, कंट्री चैंपियन के रूप में भारत ने भाग लिया। और इस सम्मेलन की जो थीम थी वो जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित रखना। ठीक है, तो इसके लिए 2 वाला सिर्फ सही होगा। बढ़ जाते हैं आगे। 1 मई 25 को कौन वर्ष 2025-26 के लिए किसे प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अच्छा, सीधी सीधी बात कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष? संजय जायसवाल जी हैं। कौन है? लोकसभा में ओम बिरला ने भाजपा सांसद संजय जायसवाल को क्या किया? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। अच्छा, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। ठीक ना। अब इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है, तो अप्रैल 26 तक इनका कार्यकाल रहेगा अब। ठीक है। 2 मई 2025 को योग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? ये नासिक में किया गया था इस बार। तो इसको क्या कहता है? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, कहाँ है? नासिक में, वहाँ पे किया गया था। ठीक है, और इसी अवसर पर योग संगम, क्या योग संगम पोर्टल, इसकी भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 21 जून को पूरे भारत में 1 लाख से अधिक स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया था। सही सुमेलित नहीं है, सम्मेलन है और आयोजन स्थल है। कुछ दिख तो नहीं रहा है, हाँ दिख गया। ठीक है, ये यहाँ से डिवाइडर है। ठीक है, ये ब्राज़ीलिया यहाँ पे होना चाहिए था, इधर। ठीक है, तो 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक ब्राज़ीलिया में हुई, बिल्कुल ब्राज़ीलिया में हुई थी भाई। ठीक है, सागरमाथा संवाद काठमांडू में हुआ, क्योंकि सागरमाथा किसे कहते हैं? हिमालय का ही दूसरा नाम है, मतलब एवरेस्ट का। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम में हुआ, हाँ जी बिल्कुल रॉटरडैम में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी, क्या ये बैंकॉक में हुई है? तो नहीं, इसका ये चांगी में हुई है, चांगी। और चांगी कहाँ है? चांगी सिंगापुर में है। चांगी कहाँ है? चांगी सिंगापुर में स्थित है। ठीक है, तो बाकी सब सही है, ये वाला हमारा गलत हो जाता है, डी वाला। ठीक है, और यहाँ पे पूछ के रहा था सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। अप्रैल 25 में दिल्ली में शुरू की गई, शुरू क्या शुरू ही होगा, गलत लिख गया, शुरू की गई आयुष्मान वय वंदना योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आइए करते हैं विचार। इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं और ये यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सही है। हाँ, कौन सही है पूछ रहा है। देखिए, 28 अप्रैल 25 को दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदन योजना की शुरुआत की। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को सालाना 10 लाख रुपये तक का व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। दोनों बातें सही हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों 2 ही तो आंसर है। तो उपरोक्त सभी का क्या मतलब है? दोनों सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी भी सही हो जाएंगे भाई, जब 2 ही थे। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन जो है वो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रदान करती है, तो उसमें कह रही है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है वो शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इसमें सिन्हुआ विश्वविद्यालय चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। अप्रैल 25 में घोषित स्पेस लैब परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। इस पहल के अंतर्गत 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्पेस लैब की स्थापना की जाएगी। तो जी बिल्कुल सही बात है। देखो, सही नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना। इसरो ने इस योजना को अपनी CSR कारपोरेट सामाजिक दायित्व योजना के तहत वित्तीय सहायता दी है। तो इसरो ने देखो वित्तीय सहायता नहीं, तकनीकी सहायता दी है। क्या दी है? तकनीकी सहायता इसरो ने दी है। तो तकनीकी सहायता, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। और एक क्या पूछ रहा था? गलत ही पूछ रहा था, यही आंसर हो गया। इस योजना का उद्देश्य स्टेम क्षेत्र में जनजाति छात्रों को अवसर प्रदान करना है। तो बिल्कुल सही बात है। इस परियोजना को इसरो द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष शिक्षा एजेंसियों की तकनीकी सहायता प्राप्त होगी। हाँ, ये वाला बिल्कुल बात सही है। तो यानी कि बी वाला गलत हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, इसको वित्त कौन फिर देगा? यहाँ पे जो वित्त की बात की गई थी तो BPCL देगा। BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक ना, इसने इसको वित्तीय सहायता दी है। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता समूह कॉरिडोर किन 2 राज्यों के बीच विकसित हो रहा है?
तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में विकसित हो रहा है भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। भारत प्रोजेक्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए विचार करिए, यहाँ पे इसके नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे। 1 अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा भारत प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा नहीं पे यहाँ पे पीयूष गोयल जी जो हैं इनके द्वारा शुरू किया गया था, पीयूष गोयल जी के द्वारा। बात तो बाकी सब सही है, लेकिन ये पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब बढ़ जाते हैं आगे। इस पहल का उद्देश्य टियर 2 टियर 3 शहरों के साथ ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी केवल 2 वाला ही सही होगा। हाल ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल विदेशी ऋण कितना है? ठीक है, कितना है भाई? तो 717.9 बिलियन यूएस डॉलर। कितना है? 717.9 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा एक बात बता दूं, कुल तो इतना है विदेशी ऋण, लेकिन अगर हमें डॉलर में कितना चुकाना है इसमें से तो बात करें तो 54% चुकाना है। ठीक है ना, और रुपये में कितना चुकाना है तो 30% चुकाना है, ऐसे होता है। येन में कितना चुकाना है, जापानी वाले में तो 6.1% चुकाना है, ऐसे। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, करना है। यहाँ पे नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं और कह रहा है कि कौन सत्य कथन है। ठीक है, सबसे अधिक अरबपति अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ह्यूरन के अनुसार मुंबई को पीछे छोड़ते हुए संघाई पहली बार एशियाई अरबपतियों की राजधानी बन गया। जी बिल्कुल सही बात है। फिर है मुंबई एशिया में दूसरे स्थान पर है। नहीं, तो एशिया में दूसरे स्थान पर मुंबई नहीं है। कौन है यहाँ पे? एशिया में दूसरे स्थान पे शायद बीजिंग है। हाँ, दूसरे स्थान पे कौन सा है शहर? बीजिंग है, एशिया की बात कर रहा, और तीसरे स्थान पे मुंबई है। ठीक ना, और वैसे अगर देखा जाए विश्व में 2 नंबर पे तो लंदन है। कौन हो जाता है? लंदन है। ठीक है, तो यानी कि 3 वाला गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएंगे। आरबीआई द्वारा मार्च 2025 में जारी धन प्रेषण की गतिशीलता रिपोर्ट के संदर्भ में सत्य कथन पे बात करनी है। सत्य कथन कौन कौन से हैं? ठीक है, अच्छा कोई कमेंट करो कि जो मुकेश अंबानी हैं इनका स्थान विश्व में कौन सा है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये आप देखते हैं। भारतवर्ष 2008 से धन प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ है। इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। 2008 से शीर्ष पे है, सबसे ज़्यादा भारत को ही प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा अभी H1B वीज़ा की बात चल रही थी। ठीक ना, तो पता है अमेरिका में लगभग 60% जो आउटसोर्सिंग होती है वो इंडिया से होती है सिर्फ, इसीलिए ज़्यादा टारगेट कर रहे थे ऐसा। ठीक है ना, खैर भारत का प्रेषण प्रवाह वर्ष 2023-24 में 118.7 बिलियन यूएस डॉलर रहा हो गया है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। बढ़ जाते हैं आगे। देखिए महाराष्ट्र, केरल तथा तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक प्रवासी धन प्रेषण प्राप्त करने वाले राज्य हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत को सर्वाधिक धन प्रेषण संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त हुआ है? नहीं, यूएसए से प्राप्त होता है, अमेरिका से प्राप्त होता है। तो यानी ये वाला गलत हो गया, यानी कि 3 तो सही हैं हमारे, तो 1 2 3 सही हैं। सत्य कथन यहाँ पे चुनना है। देखिए सत्य कथन पे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी में डॉल्फिन सफारी का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई, तो बात तो बिल्कुल सही बात है। ये ताज महोत्सव का आयोजन 18 फरवरी से 2 मार्च तक आगरा शिल्पग्राम में किया गया। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। भारत के कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में उत्तर प्रदेश का 9.6% योगदान है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये तीनों सही हो जाते हैं, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। अच्छा जो सर्वाधिक हैं तो 10.6 कर्नाटका में हैं। ठीक है, और दिल्ली में 10% हैं, और यूपी में कितना हो गया? 9.6% हो गया। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राइज ऐप उत्तर प्रदेश सरकार, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के टीकाकरण को लेके इसको शुरू किया गया है। चर्चा में रहा महर्षि दधीच कुंड सीतापुर में स्थित है। बिल्कुल सीतापुर के मिश्रिक स्थान पर स्थित है। मिश्रिक जो शहर है यहाँ पे स्थित है, और इसको अभी पर्यटन के क्षेत्र में लाने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना का कार्यकाल 2027 तक बढ़ गया। जी बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत जो लखनऊ में हुई, नहीं, ये कहाँ हुई? ये भी सीतापुर में हुई है। ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो जाता है, डी वाला। नगरीय गलियारे अर्बन कॉरिडोर का संबंध है। ठीक है, देखिए किससे? नगरीय परिवहन संकट से, नगरों में अपशिष्ट की समस्या से, प्रति नगरीकरण से, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि से।
तो बिल्कुल ये नगरीय परिवहन संकट संबंधित है। अगर नगरीय गलियारे यानी कि अर्बन कॉरिडोर का विस्तार किया जाए तो परिवहन से जो परिवहन संबंधी समस्याएं होती हैं उससे निपटा जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है। ठीक है, तो देखिए सब गुजरात नहीं है, पता है तो काट दो इसको। नंबर 1 पे कौन है, तो तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु देखिए सिर्फ एक में मिल रहा है, तो आंख बंद करके मार दें। अगर आपको पता है तब मारोगे ना। इसमें 48% लगभग 48.4% क्या है, नगरीय है। उसके बाद में महाराष्ट्र में कितना है, 45%। और फिर गुजरात में आता है कितना, 42%। तो अगर इसको हमको ये सिर्फ पता था कि सर्वाधिक तमिलनाडु में है तो हम इसको सही मार देते, बात की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सही सुमेलित हैं, यहाँ पे कह रहा है कि, और देखिए नगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या, बिल्कुल 1 लाख से जब अधिक जनसंख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, नगर। महानगर 10 लाख से अधिक, बिल्कुल 10 लाख ही नगर होते हैं। मेगालोपोलिस ये 50 लाख से अधिक, बिल्कुल सही बात है। तीनों बिल्कुल सही बात है, ये सही हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन हेतु उत्तरदायी कारक कौन से हैं। ठीक है, देखते हैं पृथ्वी में आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन हेतु उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। नीचे इसके ऑप्शन हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों का आंतरिक भाग में मौजूद होना, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। आंतरिक भाग में गुरुत्व बल का तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होना, ये भी सही है। तो यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आग्नेय चट्टानों में जीवाशेष यानी फॉसिल नहीं पाए जाते हैं, हाँ नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों मतलब ये सही है, नहीं पाए जाते हैं फॉसिल, ये भी सही है। आग्नेय चट्टानों में संधियाँ पाई जाती हैं लेकिन परतें नहीं पाई जाती हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसमें परत नहीं होती हैं। आग्नेय चट्टानों पर भौतिक अपक्षय का प्रभाव रासायनिक अपक्षय की तुलना में कम होता है, नहीं ऐसा नहीं है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला गलत हो गया, बाकी ABC सब सही हैं। बढ़ जाते हैं आगे। अधोलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आंख बंद करके आप लोग कर लोगे, स्ट्राम्बोली। ठीक है ना, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अच्छा, ये स्थित कहाँ है, तो ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली के उत्तर में है और ये लिपारी द्वीप पे है। कहाँ है, लिपारी द्वीप पे है, लिपारी द्वीप पे स्थित है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये सदैव प्रज्वलित रहता है गैसें निकलने के कारण, इसीलिए कि अंधेरे में भी इसको रात में देखोगे तो वो चमकता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहा जाते हैं, और कोई बात नहीं है। देखिए, अपक्षय तथा अनाच्छादन के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं, इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। अनाच्छादन में अपक्षय तथा अपर्दन दोनों क्रियाएं शामिल की जाती हैं, हाँ बिल्कुल भाई सही बात है। अपक्षय में केवल स्थैतिक क्रिया तथा अपर्दन में गतिशील क्रिया शामिल होती है, हाँ बिल्कुल। देखिए अपक्षय क्या होता है, देखिए ये है, ये यहाँ पे टूट के यहीं पे गिर जाए तो ये अपक्षय हो गया, और अपर्दन क्या होता है, ये टूट के थोड़ा दूर चला जाए तो अपर्दन हो गया। तो दोनों सही हैं। और कह रहा है असत्य कौन है, तो असत्य तो इसमें कोई नहीं है, यानी ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में नदियों के द्वारा समानांतर प्रवाह प्रतिरूप का निर्माण किया गया है। ठीक है, देखते हैं। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान की जो नदियां हैं इनमें समानांतर जो है अपवाह प्रतिरूप देखने को मिल जाता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। महासागरीय नितल के उच्चावच में सर्वाधिक विस्तार किस भाग का होता है। तो इसमें क्या है, गहरे सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार होता है। इसमें अगर देखा जाए तो जो गहरे सागरीय मैदान होते हैं ये 75.9% क्षेत्र पे होते हैं, और महाद्वीपीय जो मग्न तट होते हैं ये 8.6%, लगभग 8, और महाद्वीपीय जो मग्न ढाल होते हैं ये 8.5, ये इनसे थोड़ा कम होते हैं, और जो महासागरीय गर्त होते हैं वो 7% भाग पे होते हैं। ये बहुत मोस्ट है, इनको ध्यान रखना। गहरे सागरीय मैदान सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद में तट थोड़े ज़्यादा हैं ढाल की अपेक्षा। ढाल 8.5 है, जबकि तट क्या है 8.6 हैं, और गर्त 7% है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कौन सी सागरीय धारा क्यूरोसियो तंत्र में शामिल नहीं है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्यूरोसियो तंत्र में शामिल नहीं है तो ओयोसियो धारा शामिल नहीं है। ठीक है, हाँ ओयोसियो देखो अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाले गल्फ स्ट्रीम तंत्र के तहत प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो तंत्र का विकास हुआ है। इसमें कई धाराएं शामिल हैं। ओवैसियो जो धारा है जो इसे क्यूराइल की ठंडी धारा भी कहते हैं, जो कि बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, इस तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, बाकी जो हैं एलुसियन है, सुसीमा है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह, ये इस तरीके के हैं। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, अब ऐसा पूछेगा तो क्या करोगे, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। सौर कलंक के संबंध में क्या असत्य है।
ठीक है। सौर कलंक एक चक्र 11 वर्ष में पूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। जब सौर कलंकों की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्य ताप की मात्रा कम हो जाती है। नहीं, ये चीज़ कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब सौर कलंकों की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्य ताप की मात्रा भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ये कन्फ्यूजन तो होता है कि अरे कम ही तो हो जाएगी, नहीं, अधिक हो जाती है। देखिए, परंतु इनकी संख्या में कमी होने से प्राप्त होने वाला सूर्य ताप भी कम हो जाता है। जैसे जैसे सौर कलंक कम पड़ जाएंगे वैसे सूर्य ताप भी कम पड़ जाएगा। सौर कलंक बढ़ेंगे तो सूर्य ताप भी बढ़ेगा। इसलिए दो वाला तो गलत हो गया, तो गलत ही पूछ रहा था, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में तुर्फान बेसिन स्थित है? तो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में तुर्फान बेसिन स्थित है। ये कहाँ है? ये चीन में स्थित है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, पश्चिम से पूर्व मतलब पश्चिम हमारा इधर है और पूर्व इधर है, ठीक है। ये पूर्व है और ये क्या है? ये पश्चिम है। तो देखिए, बैरेंट कारा लाप्लेटिव पूर्वी साइबेरियन। तो देखिए लाप्लेटिव तो कतई नहीं होगा, पूर्वी साइबेरियन सबसे पूर्व में होगा। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, लेकिन कारा भी पहले नहीं होगा। बैरेंट, कारा, लाप्लेटिव और पूर्वी साइबेरियन, ये सही क्रम है, ठीक है। मैप जरूर देखिए आप, ठीक है। मैप देख के ही पेपर देने जाना बहुत ही मोस्ट है। अच्छा, उपरोक्त जो सागर हैं ये किसके भाग हैं? बैरेंट, कारा, ये काला वाला कारा नहीं है, ध्यान रखना। ये जो सब भाग हैं ये आर्कटिक महासागर के भाग हैं। किसके हैं? आर्कटिक महासागर के भाग हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। बाई का पठार बिल्कुल अफ्रीका में ही है। अच्छा, बाई का पठार है कहाँ पे? बाई का पठार, खैर बताओ कहाँ, तो कमेंट करिए। दूसरा है जोस का पठार। जोस का पठार कहाँ है? तो ये नाइजीरिया, ठीक है। फिर हुइला का पठार, ये अंगोला में है। हुइला का पठार कहाँ है? अंगोला में है, ठीक है। बस बाई का पठार मुझे नहीं पता है, तो आप बाई का पठार देखिए। बाकी ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों हैं भैया वहीं जो अफ्रीका में, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हैवी वाटर संयंत्र और राज्य, ठीक है। कौन कौन से कहाँ लगे हैं? करक सुमेलित नहीं है। अच्छा, तो थाल यहाँ पे दिया है, तो थाल महाराष्ट्र में है, तो बिल्कुल सही बात है, थाल तो महाराष्ट्र में है। मानगुरु कहाँ है? नहीं, उड़ीसा में नहीं है। ये कहाँ है? ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में। थुडुकुडी तो पता ही होगा कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है। यानी कि 2 गलत हो गए, यानी कि हमारा आंसर बी वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ जाते हैं। अभ्रक की मंडी के रूप में कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध है? तो कोडरमा। कोडरमा किस राज्य में है? तो झारखंड में है कोडरमा, झारखंड में है कोडरमा, ठीक है। देखिए, झारखंड राज्य अभ्रक उत्पादन का प्रमुख राज्य है, जिसमें कोडरमा भी है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, धनबाद है, ये सब अभ्रक पेटी कहे जाते हैं। कोडरमा को अभ्रक की मंडी विश्व में जाना जाता है, ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ से अलग है। बताइए कि विश्व की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड किस देश को कहा जाता है? ठीक है, कमेंट करिए ज़रा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नहीं है? ठीक है, तो कूनो भी है, बनास भी है, काली सिंध भी है, लेकिन सिंध नहीं है, क्योंकि सिंध किसकी है? सिंध है यमुना की सहायक नदी, बाकी सभी चंबल की हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। भारत के दक्षिणी हिस्से में मिलने वाली पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो यहाँ पे अजंता, बालाघाट सब में दे रखा है। देखिए, गाबिलगढ़ हिल्स, अजंता रेंज, निर्मल रेंज और बालाघाट रेंज, ये हैं सही क्रम। दक्षिण भारत में पहाड़ियों में क्या है? दक्षिण में सही क्रम क्या होगा? गाबिलगढ़, अजंता रेंज, निर्मल रेंज और बालाघाट रेंज, ठीक है। बढ़ जाते हैं 66 को। भारत में लेटराइट मिट्टियों के बारे में क्या असत्य है? ठीक है, पेपर बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। क्या असत्य पूछ रहा है, इसके नीचे ऑप्शन है। तो शुष्क तथा आर्द्र ऋतुओं में परिवर्तन से सिलिकामय पदार्थों के निक्षालन के कारण इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही बात है। आर्द्र ऋतुओं में परिवर्तन, सिलिकामय पदार्थों में निक्षालन, इसका क्या है? मुख्य स्रोत है। भीगने पर ये मिट्टियाँ मुलायम और सूखने पर कड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल कड़ी हो जाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब यह मिट्टियाँ पहाड़ियों के शिखरों के साथ घाटियों में भी पाई जाती हैं, बिल्कुल बह के आती हैं। यह मिट्टी में लौह तथा अल्मीनियम तत्व की कमी पाई जाती है, नहीं भाई, कमी नहीं पाई जाती है, यही तो गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे गलत ही तो पूछ रहा था, ये गलत हो गया। लौह और
लौह के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इनका रंग ठीक है लाल होता है, तो कमी कैसे होगी, ठीक ना। और एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं ये। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र दक्कन के पठार का हिस्सा नहीं है? तो दक्कन के पठार का हिस्सा छोटा नागपुर पठार नहीं है, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र का पठार, ओडिशा की उच्च भूमि, ये सब क्या हैं, और तेलंगाना का पठार, ये सब दक्कन का हिस्सा हैं। और ये छोटा जो नागपुर पठार ये उच्च भूमि का हिस्सा है, उच्च भूमि का हिस्सा, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यानी कि मैब का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे देहांग दिबांग जो है ये नहीं है। देहांग दिबांग कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश में जो है ये भैया मैब का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चलो ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए बालफक्रम मेघालय में है, बिल्कुल सही बात है। ओंकारेश्वर नेशनल पार्क नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, तो यही सम्मिलित नहीं है। बाकी डचगाम जम्मू कश्मीर में है, रायमोना असम में है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। भारत का विश्व में चाय उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि पहला किसका है? तो पहला है चीन का, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इसके ऑप्शन नीचे होंगे कहीं पे, इधर। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, बिल्कुल सही बात है। देखिए दास, इसको दासों से विशेष लगाव था, तो इसके दरबार में 60,000 दास थे। और दीवाने बंदगान नामक इनके लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग भी बनाया था इसने। और इसने ब्राह्मणों पर जजिया भी लगाया था। इसकी विद्वता के कारण इसे अपने युग का अरस्तु कहते थे। नहीं, फिरोज को नहीं कहते थे, वो मोहम्मद बिन को कहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद एमबीटी को कहते थे, एमबीटी को कहते थे अपने युग का अरस्तु, क्योंकि वो ज्ञानी था, ठीक है। इसको सल्तनत का अकबर कहते थे। जो फिरोज शाह तुगलक था इसको सल्तनत काल का अकबर कहते थे, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। सल्तनत के किस शासक ने अल्लाह का प्रतिनिधि का खिताब धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मुबारक शाह खिलजी। इसने अल्लाह के प्रतिनिधि की बात की थी कि हम अल्लाह के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। खलीफुतुल्लाह, अल्लाह का प्रतिनिधि खलीफुतुल्लाह की उपाधि इसने धारण की थी, ठीक है ना। और सिक्कों पे भी स्वयं को खलीफा की उपाधि ग्रहण कर, मतलब खलीफा जो बताया था, ठीक ना। 73 क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर, गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई करिए विचार। कह रहा है कि इसने निर्णयों में एकरूपता के लिए विधि संहिता का निर्माण कराया था। इसके ऑप्शन नीचे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इसने सल्तनत काल में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य गयासुद्दीन तुगलक का था, नहीं। तो किसका था सर्वाधिक विस्तृत? ठीक है, तो सर्वाधिक जो विस्तृत था ये मोहम्मद बिन तुगलक का था, ठीक है। 23 प्रांत थे तुगलक के टाइम में, हालांकि बाद में धीरे धीरे वो कम हो गए थे, लेकिन तुगलक का था। तो 1 और 2 सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। सल्तनत काल में भूमि अनुदान देने की प्रथा को पुनर्जीवित किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको पुनर्जीवित कर दिया था। इक्ता प्रणाली शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तक आते आते इक्ता को केंद्रीय नियंत्रण कमज़ोर होने लगा और फिरोज शाह ने भूमि को अनुदान की प्रथा पुनर्जीवित कर दिया था, ठीक ना। बाकी एकता की जो शुरुआत है वो किसकी है? वो इल्तुतमिश के द्वारा मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, अलाउद्दीन खिलजी ने घरी और चराई नामक कर लगाए, बिल्कुल सही बात है, इसने लगाए थे। इसके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में ग्रह कर समाप्त कर दिए, तो बिल्कुल सही बात है, इसने समाप्त कर दिया था। तो ये दोनों सही हो जाते हैं। देखिए 75 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, अगले वीडियो में फिर से 75 कर लूँगा। कुछ गलतियाँ होती हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, सुझाव दीजिए, और प्लीज़ अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, आपसे निवेदन है, ठीक है। थैंक यू।